पहला तो हो गया वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा था। दूसरी इसमें टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी टू फॉर्म, देखिए दूसरा है टेंडेंसी टू फॉर्म कलर्ड आयन या कंपाउंड। ये कलर्ड डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, डी ब्लॉक एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कलर्ड आयन या कंपाउंड बना लेते हैं, कलर्ड आयन या कंपाउंड बना लेते हैं। और सबको पता था, मैंने बताया था, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते हुए क्या बताया था कि ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट जिनका कॉन्फ़िगरेशन D0 आ जाए या D10 आ जाए, ये क्या थे, कलरलेस थे। लेकिन डी का ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, डी में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन आ जाए, कोई ऐसा मिल जाए D3 D4 D5 इस तरह से मिल जाए, तो ये कलर्ड हुआ करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया गया था। और फिर जो होता है ये, इसमें जो टेंडेंसी होती है डी ब्लॉक एलिमेंट में कलर्ड आयन या कॉम्प्लेक्स बनाने की, कंपाउंड बनाने की, वो किसकी वजह से होती है, ये इंपॉर्टेंट बातें पूछी गई थी पिछली बार। ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी वजह से हो जाती है, कलर इज ड्यू टू, ठीक है, ये लिखेंगे डी ट्रांजिशन, ठीक है, बाई इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाता है, ये विजिबल रीजन से इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन डी वैलेंस सेल में, डी सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये विजिबल रीजन से लाइट को एब्जॉर्व किया, एब्जॉर्व करके एक्साइट होके कहाँ जाएगा, डी ही में जाए, दूसरे सेल दूसरी ऑर्बिट के डी में चला जाए। मान लो 3D में था तो कहाँ पर चला जाए, 4D में चला जाए, 5D में चला जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, डी ट्रांजिशन। और फिर जब वहाँ से वापस लौट रहा है तो दोनों सेल की एनर्जी के बीच जो डिफरेंस है उसके बराबर वेवलेंथ की लाइट को इमिट करता है, और वो जो लाइट जिस कलर में आ जाती है वेवलेंथ, उस तरह का कलर आ जाता है कंपाउंड का या आयन का, तो उसी को कहते हैं डी ट्रांजिशन बाय इलेक्ट्रॉन के डी ट्रांजिशन की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। और ये बातें जैसे मान लीजिए कि कहीं अचानक आपसे कैसे ऐसे कह दिया, चलिए ऐसे वैनेडियम 5 पूछेंगे कलरलेस है कि कलर्ड है, वैनेडियम +5 क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे वैनेडियम +5, देखिए क्या हो जाएगा, 1s2 4s2 3d3, देखिए ना, अब 20 हो गया और 23 वैनेडियम कितना होता है, 23 होता है ना बच्चों। अब देखिए तो यहाँ पे 20 और 3 23 और +5 लिखा गया है, माने ये पहले तो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर उसके बाद ये भी 3 निकाला, तो डी में क्या बन गया, 0 बन गया। वैनेडियम +5 का कंपाउंड या आयन कैसा है, कलरलेस है, ठीक है ना। अगर कहा जाए FeSO4 कैसा है, कलर है कि कलरलेस है, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ना Fe+2 दिख रहा है ना, SO4 पे -2, तो यहाँ पे कैसा +2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा 1s2 4s2 और 3d6, तो ये निकल गया तो +2 बचा, डी में कितना 6 है, तो ये कैसा हो गया, कलर्ड हो गया, फेरस सल्फेट है ना। तो बड़ी आराम से आप किसी का भी कलर दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत आसान, और बहुत आसान इसलिए है कि हमने बातें ये बता दी है कि डी पे 0 है, डी पे 10 है, कलरलेस होगा, डी पे 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड होगा, बता लेंगे। और कलर किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डी ट्रांजिशन बाय एब्जॉर्बिंग विजिबल लाइट, ये हो जा रहा है। उसके बाद इनके अंदर जो टेंडेंसी होती है तीसरी वाली कि फॉर्म पैरामैग्नेटिक आयन या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये भी खूब जानते हैं, ठीक है ना। टू फॉर्म क्या है, टू फॉर्म पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड या आयंस कहिए या कंपाउंड कहिए, ये हो जाएंगे। तो खूब पढ़ा गया था पैरामैग्नेटिक,
और पैरामैग्नेटिक को किस में नापते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट में नापा जाता है, मेज़र किया जाता है। और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बताया गया था। पैरामैग्नेटिक जल्दी से कर दे रहे हैं। पैरामैग्नेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो गया था? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फार्मूला था पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए मैग्नेटिक मोमेंट जो निकालते हैं इक्वल टू n ब्रैकेट में n+2 बोर मैग्नेटॉन आया था। और मैंने कहा था एक इलेक्ट्रॉन है तो 2 के आसपास आएगा म्यू, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 3 के आसपास आएगा। करके निकाल के देखेंगे, पूरी एक टेबल ही बना के दिया गया था। और जो टेस्ट लिया गया था उस पर मैंने एक न्यूमेरिकल भी दिया था आप लोगों से, ठीक है ना। और उसमें गलत भी किया था कुछ बच्चों ने। चलिए ये बातें पढ़ चुके थे। जैसे मान लीजिए किस तरह क्वेश्चन था, ऐसा था, मान लीजिए ये था क्वेश्चन है फॉर विच आयन म्यू इक्वल टू 3.72। कहते किस आयन के लिए म्यू इक्वल टू इतना है, बोर मैग्नेटॉन है। ऑप्शन अगर मैं दे दूँ Zn+2, दूसरा ऑप्शन दे दूँ Cu+2, और तीसरा ऑप्शन दे दूँ Ni+2, चौथा ऑप्शन दे दूँ CO+3, ऐसा दे दें। तो कहते हैं किस आयन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट ये है। ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी तरह से मैंने बनाया था, आपको दिया था। तो अब देखिए हमने कहा था एक तो फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू √n ब्रैकेट में n+2। अगर यहाँ पे वैल्यू रख के निकालेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो निकालते रह जाएंगे। श्रीधराचार्य इक्वेशन या त्रिपदी की इक्वेशन बनेंगे, वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल। कुछ नहीं, पॉइंट के पहले जो कुछ है वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यह म्यू इतना है तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 3 हैं भाई। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 मिल रहे हैं। इसमें जिंक में देखा जाए तो 4s2 3d10, क्यों भाई? यहाँ पे देखा जाए 4s1 3d10, यहाँ पे देखा जाए 4s2 3d8, यहाँ पे देखा जाए 4s2 3d7। कितनी टाइम लगेगी यार, चंद सेकंड की बातें होती है। अब देखिए +2 ये ख़त्म, +2 तो यहाँ पे जो है ना 3d9 बचा, क्यों? +2 है, एक यहाँ से निकलेगा, यहाँ कैसे देखिए यहाँ से ये बस ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा। यहाँ +3 एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से बचेगा, तो 3d6 बचेगा, है ना। अब 3d10 कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 बचेगा, क्यों? 9 भरना है, प्रखर सा है, 9 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो डी में कितना बचेगा? 1 बचेगा, क्यों भाई? देखिए ना 1 और 9 इलेक्ट्रॉन को आप फिल करोगे खूब। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सारी बातें मैंने पढ़ाई है। अब यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन को जब फिल कर दोगे तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। यहाँ पे जब 8 को फिल कर दोगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। यहाँ पे 6 को फिल कर दोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचेगा। तो जो क्वेश्चन है करेक्ट फॉर विच आयन म्यू इक्वल टू इतना, तो किस आयन के लिए म्यू इक्वल टू 3.72 है। तो 3.72 किसके लिए है? माने किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो किसी में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 नहीं है, ठीक है ना। ऐसी ही गलती कर दिया था मैंने पेपर में तुम लोगों के लिए, जो पेपर में दिया था वो क्वेश्चन गलत था, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी के लिए भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे अगर 2.72 अगर कर दिया जाए तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 2 है। मैंने कहा ना पॉइंट के पहले, देखिए पॉइंट के पहले जो नंबर है उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 2 हैं। तो किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 बन रहे हैं? इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 बन रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो बड़ी आराम से आप कर सकते हो, कभी भी ये फार्मूला यूज़ करके पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने न जाइएगा, इतनी बड़ी गलती नहीं करिएगा, ठीक है ना। n यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट के पहले जो कुछ है। और इसी तरीके से इसका उल्टा कि अगर कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आया, जैसे यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आया है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट करना है तो 5 के आसपास आंसर दे दीजिए यार, 4.9 वगैरह जो कुछ भी रहेगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट 2 बातें थी, खास तौर से कौन सा कलर होगा, कौन सा कलर लेस होगा, ये आईआईटी के लिए, जेईई के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता रहता है, ठीक है ना। और उसके बाद पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर की ये बात हो गई थी। ये सारी चीज़ें मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर ही में पढ़ा रखी थी। उसके बाद जो है ऐसे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि 2-2 का पेयर बना के दे देंगे और कह देंगे किसके लिए जो है मैग्नेटिक कैरेक्टर सेम है, ठीक है ना, या किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। तो
ये सारी चीज़ें जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही निकाली गई हैं। एक बार मैंने यहाँ पे कर दिया ताकि फिर से आप लोगों का रिवाइज भी हो जाए, ठीक है। और उसके बाद देखिए कहते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू शो, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि इसमें ये टेंडेंसी होती है कि टू फॉर्म स्टेबल, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर आप देखोगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है या ताकत होती है, पावर होती है। बाकी एस ब्लॉक कभी क्या है, पी ब्लॉक कभी क्या है, क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं क्या? पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपने देखा, पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ डाला, क्या कोई कॉम्प्लेक्स जो है ना एस ब्लॉक का या पी ब्लॉक का मिला क्या? नहीं ना मिला कभी भी, है ना। क्या मिला? K4 मिला, FeCN6 मिला, है ना। ऐसा किसका कॉम्प्लेक्स? आयरन का कॉम्प्लेक्स है। कोबाल्ट, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, इस तरह के सारे कॉम्प्लेक्स आपको मिले थे। तो ये डी ब्लॉक में एफ ब्लॉक वाले भी मिल सकते हैं, लेकिन एफ ब्लॉक वाले अभी पढ़ेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो शर्त है, देखिए मैंने कहा ना, ये फिर 12th वाली क्लास जब आप पढ़ते हो डी और एफ ब्लॉक, वहीं पे फिर ये बातें मिलेंगी। मैं यहाँ से पढ़ के जा रहा हूँ, वहाँ पे आसानी होनी चाहिए, वहाँ पे जल्दी जल्दी करके निकल जाएंगे। अब देखिए क्या कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो शर्त है, जो कंडीशन है, 2 है, ठीक है, या 3 कर लगते हैं, 3 में से 2 को मैक्स से एक साथ कर लेते हैं कि चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, साइज़ कम होना चाहिए। ये पहली कंडीशन होगी। इसको मैंने 2 पॉइंट कर दिया अलग अलग, है ना। ज़्यादा चार्ज क्या है, चार्ज हाई होना चाहिए, साइज़ छोटी होना चाहिए। कुल मिला के अगर चार्ज अपान साइज़ कहिए, है ना, माने चार्ज और साइज़ का जो रेशियो है, इसको एक पॉइंट में करके बनाता है ऑप्शन कि चार्ज और साइज़ का रेशियो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट हो जाएगा कि चार्ज साइज़ रेशियो जो है ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे कह सकते हैं हाई चार्ज साइज़ रेशियो, ये होना चाहिए। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट में खूब दिखेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज जो अक्सर के डी ब्लॉक एलिमेंट, आयरन है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, इन सब पे चार्ज जो 3+3 आराम से मिल जाता है, प्लस। और एस ब्लॉक वगैरह में +3 चार्ज वगैरह कहाँ मिलेंगे, है ना। पी ब्लॉक में गाये बगाए इस तरह से मिलेंगे। और दूसरी बात देखिए, साइज़ इनकी छोटी होती है, डी ब्लॉक की एस ब्लॉक से बहुत साइज छोटी होती है, तो इसलिए चार्ज और साइज़ का रेशियो यहाँ पे को मिल जाता है। ये एक रीज़न हो जाता है। दूसरा जो रीज़न है इनका कि वैकेंट डी ऑर्बिटल, और तो भाई एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इन सब में तो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। डी ऑर्बिटल जरूरी नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल कहिए तो यहाँ पे खूब वैकेंट ऑर्बिटल पड़े होते हैं। डी लिखिए, आयरन लिखिए, निकल लिखिए, कोबाल्ट लिखिए, सब में जो है वैकेंट ऑर्बिटल पड़े होते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो है करें कि ये बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए भाई जो लाइगेंड्स होंगे, लाइगेंड्स अपना लोन पेयर से आके जुड़ेंगे सेंट्रल मेटल से। तो सेंट्रल मेटल के पास उस लोन पेयर को लेने के लिए जगह होनी चाहिए ना। जैसे एक एग्जांपल यही जो आपने सामने लिखा है, इसी को अगर देखिए तो ये आयरन है, ये 6 बार जो है Cn आके जुड़ना है। ये Cn अपना लोन पेयर क्या है, इसको दे रहा है, Cn लोन पेयर इनको दे रहा भाई है, को पढ़े हुए हैं ना, इसलिए बहुत डिटेल से यहाँ पे नहीं जाएंगे, इतनी सी बातें बस है ना। Cn ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, आके जुड़ेगा। तो ये जो Fe है, आयरन है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो इसका लोन पेयर ले पाएगा। वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं होगा तो लोन पेयर कैसे ले पाएगा? और जब नहीं होगा, लोन पेयर ले नहीं पाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ही क्यों होगा? अगर यहाँ पे सोडियम रख लेते हैं तो क्या इसके पास ये ले लेगा क्या? इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा। तो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी जो होती है वो 2 रीज़न हो जाता है, कह सकते हैं चार्ज और साइज़ का रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, माने चार्ज ज़्यादा हो, साइज़ कम हो, और दूसरा वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कौन सा? डी ब्लॉक एलिमेंट, इसलिए ये टेंडेंसी शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है टेंडेंसी होती है डी ब्लॉक एलिमेंट में कि इसमें कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी। टेंडेंसी कैसी होती है? दे हैव, नेक्स्ट है
दे हैव टेंडेंसी टू शो, क्या शो करेगा, कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी। कैटेलाइटिक, अगर आप कैटेलिस्ट देखिए, खूब कैटेलिस्ट पढ़े हो, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, आयरन, कोबाल्ट, यही सब तो कैटेलिस्ट है। क्या आपको फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, ये सब कैटेलिस्ट कहीं दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। तो कैटेलिस्ट आप जो दिखते हैं, आपने जो कैटेलिस्ट पढ़ा है, 99% कैटेलिस्ट कहाँ के होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट के होते हैं। तो कहेंगे ना कि इसमें यह टेंडेंसी होती है कि कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। लेकिन क्यों 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 कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं? ठीक है ना, माने किसी रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकते हैं, उस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, उस रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर पॉजिटिव कैटेलिस्ट का काम कर रहे हैं तो बढ़ा देंगे, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और नेगेटिव कैटेलिस्ट का काम करेंगे तो घटा देंगे। तो कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी का शो कर रहे हैं, और इसका रीज़न क्या है कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी शो करने का? ड्यू टू क्या? वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी, और वेरिएबल वैलेंसी डी ब्लॉक एलिमेंट खूब शो करते, पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट शो कर रहे हैं, लेकिन डी ब्लॉक के मैक्सिमम एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहे थे। अभी आज ही हम लोगों ने पढ़ा, 2 रीज़न था, बहुत इंपॉर्टेंट वो था जो पहले वीडियो में हुआ है ना। वेरिएबल वैलेंसी शो करने का ज़रूर क्वेश्चन आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये कहते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट में वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, और इस वेरिएबल वैलेंसी की वजह से इनकी कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी होती है। याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी तो आप कोई भी बता देगा कि है ना, 4 SPDF वाला ब्लॉक दे दिया जाए और पूछा गया एस वाला, पी वाला, डी वाला, के वाला कौन शो करता है, सारे बच्चे करीब बता देंगे कि डी ब्लॉक शो कर रहा है। लेकिन क्यों शो कर रहा है, फिर वहीं पे रीज़न आएंगे, 4 बनाएंगे। तो किसकी वजह से कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी हो रही है? वेरिएबल वैलेंसी की वजह से हो रही है। चलिए, ये बातें हो जाएंगी। और देखिए, कुछ कैटेलिस्ट का नाम अगर देखा जाए और याद भी रखिएगा, उसमें से एक बड़ा जाना पहचाना आपका कैटेलिस्ट है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब यूज़ होता है, लिंडलार्स कैटेलिस्ट। ये लिंडलार्स जो कैटेलिस्ट होता है, ये क्या होता है? लिंडलार्स कैटेलिस्ट, बहुत मैंने पढ़ाया है, बहुत सारे लोगों को याद होगा, ठीक है ना। और वो क्या था, याद है? पैलेडियम। और मैंने कल बताया था इकलौता एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जो कि क्या करता है, इसकी आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो लिंडलार ये कैटेलिस्ट होता है। लेकिन इसमें हाँ किसी ने लिखा है, इसमें एंटी कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी डाली जाती है। क्या होता है? बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट या क्यूनोलोन। क्यों? क्योंकि इसका जो हाइड्रोजिनेशन कराया जाता है, तो अगर ये ना डाला जाए तो क्या हो जाएगा, ये और आगे तक पहुंच जाता है रिएक्शन, फिर कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी को ख़त्म करने के लिए ये डाला जाता है। बहरहाल ये लिंडलार कैटेलिस्ट है, ठीक है, ये हो जाता है। और इसका काम क्या हो जाता है? पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है लिंडलार कैटेलिस्ट, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। उसके बाद इसी तरीके से, और कल मैंने एक कैटेलिस्ट की बात बताई थी, जिगलर नेटा कैटेलिस्ट, कल या इलेक्ट्रो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा रहे तब शायद बताई थी। हाँ, वहाँ पे क्या था, टेट्रा एथिल C2H5, ये टेट्रा ट्राई एल्किल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, ये था जिगलर नेटा कैटेलिस्ट, है ना। जिगलर नेटा कोऑर्डिनेशन का कंपाउंड पढ़ा रहे तब जिगलर नेटा कैटेलिस्ट। ये जिगलर नेटा कैटेलिस्ट, इसका काम क्या होता है? पॉलीमराइजेशन। तो कुल मिला के अगर कहिए तो देखिए ना, क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। क्या है? टाइटेनियम, क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये जिगलर है। इसी तरीके से, ठीक है, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट थे। फेंटोन्स रीजेंट क्या हो जाता? फेरस सल्फेट। देखिए क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट आयरन, फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको बोला जाता फेंटोन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है फेंटोन्स
फेंटोन्स, ये कुछ 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट थे, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे फेंटोन्स रीजेंट आ गया। इसका काम होता है ऑक्सीडेशन कराना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है, ऑक्सीडेशन कराता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे हम लोग आएगा। बहरहाल ये हम लोगों ने कहा था कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट कुछ हैं जिसमें जो है ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ेंगे तो वहाँ की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने कवर कर दिया पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ में। अब वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स आएगा वो अभी हम लोग इसी चैप्टर में जब रेडियस के बारे में जाएंगे तो रेडियस वाली जो प्रॉपर्टीज आनी है डी ब्लॉक के चैप्टर में, एफ ब्लॉक के चैप्टर में, यानी कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, वो सारी बातें इसी जो है हम पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ में ख़त्म कर देंगे। और सब इम्पॉर्टेंट है क्या, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और लेंथेनाइट, एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वगैरह चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे आईटी का, जेई का एग्ज़ाम हो, इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ते पढ़ते आपकी केमिस्ट्री बहुत बहुत अच्छी हो चुकी होगी, क्योंकि सारी बातें तो मैं यहीं पर कंप्लीट करने जा रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग और पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ में। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। एफ ब्लॉक, मैंने कहा था कोई भी ब्लॉक एलिमेंट आए तो उसमें सबसे पहला पॉइंट करते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करता है। भाई एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एन एस में गया, पी में NP में गया, D में N-1D सब सेल भरता है। अब N-2F सब सेल भरेगा, यानी कि आउटर सेल यहाँ पर पेनल्टीमेट सेल, इसको क्या कहोगे, एंटी पेनल्टीमेट सेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, N-2F सब सेल या एंटी पेनल्टीमेट सेल यहाँ पे फिल किया जाएगा, ठीक है। बात ये हो गई। अच्छा दूसरी बात क्या, हाँ चलिए N-2S इसको क्या कहा जाएगा, इनर ट्रांजिशन कहा जाएगा। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन बोला गया था, क्यों ट्रांजिशन बोला गया था, कल 5 मिनट तक मैंने समझाया था। और इनर ट्रांजिशन क्यों बोला जाएगा, कल समझाया गया था। तो इसलिए आज बात खत्म करते हैं, बस इतना ही कि इनको क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ये हो जाएंगी बातें, ठीक है। और इसमें जो है भाई खूब कई बार आ चुका है, लैंथेनाइड आता है, लैंथेनाइड आता है और एक्टिनाइड आता है। एक्टिनाइड आता है एकदम याद हो जाना चाहिए, अगर 14 एलिमेंट याद हो जाए वो भी तो बढ़िया बातें हो जाएंगी, ठीक है। तो वरना मैं याद करने के लिए एक वीडियो बना के डाल दूंगा, है ना, कैसे याद करोगे, ठीक है। लैंथेनाइड में ये 14 एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक, सेरियम से लेके लुटेटियम तक हो जाएगा, 58 से लेके 71 तक ये हो जाता है। और इसी तरह से एक्टेनाइड जो होगा, एक्टेनाइड, ठीक है। एक्टिनम के बाद देखिए लैंथेनाइड क्यों कहा गया, क्योंकि ये लैंथेनम क्या था 57, इसके बाद से शुरुआत हो जाती है, इसलिए लैंथेनाइड कहा गया। यहाँ पे एक्टिनम के बाद जो है कहाँ पे आ जाएगा, थोरियम, माने 90 से लेके कहाँ तक, लॉरेंशियम 103 तक होता है। 14 एलिमेंट है यहाँ, 14 एलिमेंट है यहाँ। एक्टिनियम के बाद से शुरू हो जाता है, इसीलिए इनको क्या कहा गया, एक्टिनॉइड कहा गया, इसलिए एक्टिनाइड कहा गया। तो कुल 28 एलिमेंट है, हमेशा इनको कहाँ पे, 3rd A में रखा गया, है ना। अदर बुक के हिसाब से 3rd B में, NCERT के हिसाब से कहाँ पे, 3rd A में रखा जाएगा। इनका पीरियड क्या हो जाएगा, 6 पीरियड हो जाएगा, इनका पीरियड 7 पीरियड हो जाएगा। ये 4F कहलाएंगे, ये 5F कहलाएंगे, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, पता। उसके बाद मैंने कहा था कोई भी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात उनके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है। तो चलिए S वाले में आया था NS1 या 2, फिर उसके बाद P वाले में आया NS2 और NP में 1 से लेके 6 तक। उसके बाद D में जो आया था NS0 कहिए, 1 कहिए, 2 कहिए, और N-1 D में 1 से लेके 10 तक बता चुके हैं, समझा चुके हैं।
उसके बाद आज F का आता है N-NS2, हमेशा S में 2 यहाँ पे होगा। उसके बाद N-1 D में हमने बताया है, लिखाया है, वीडियो अपलोड भी कर दिया है, ठीक है ना। टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट और S ब्लॉक एलिमेंट, क्या क्या एक्सेप्शन है, कैसे आप सही कर सकते हो, उसको मेरे भाई देखते रहिएगा, ठीक है ना। मैंने बताया जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आया है, एक्सेप्शन का आया है, अगर नहीं देखते रहोगे, गलती करके आओगे तो आप भी पछताओगे, मैं भी पछताऊँगा। इसलिए उसको एक बार पढ़ के न छोड़ दीजिएगा, उसको 2-4 बार वीडियो देखिए, 2-4 बार प्रैक्टिस करिए। एक बार ऐसा करने के बाद अगर आपने 10-15 दिन के अंदर अंदर 5-6 बार उसकी प्रैक्टिस कर लिया तो फिर कभी नहीं भूलोगे, वरना एक बार पढ़ने के बाद छोड़ दोगे तो ज़रूर भूल जाओगे। आपकी मेहनत, मेरी मेहनत सब बेकार चली जाएगी। इसलिए उसको मैं कह रहा हूँ कि बार बार थोड़ा सा देखते रहिए। उठते बैठते ज़्यादा 5-5 मिनट की मैंने वीडियो बना के डाल दिया है यार अलग से, तो 5 मिनट 6 मिनट कहीं भी उठते बैठते देख लीजिए, और देखने के बाद उसको एकदम कंप्लीट तैयार, जो क्वेश्चन ये पता है कि यहाँ आएगा और मैं गलती कर दूंगा, तो उसको बार बार देख के उस गलती को ख़त्म कर दीजिए। गलती का कोई यहाँ पे जगह नहीं है, नीट वगैरह में 600 से ऊपर मेरिट जा रही हो जो, ठीक है ना। तो इसलिए मेहनत तो करिए। और चलिए बहरहाल यहाँ पे N-1 D, हाँ कोई कुछ कह रहा है, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे हमेशा 2 रहेगा। डी में हमने देखा था कहीं 0 कहीं 1, कहीं 0 कहीं 1 ये मिला हुआ था। और फिर उसके बाद जब N-2 F में कुछ नहीं, 1 से लेके 14 तक ये आ जाता है। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते, किसी का भी पूछा, ये मत देखिए कि ये बहुत आसान सा ही है ना, यहाँ तक कि इनको भी पूछा गया। और अब देखिए ना, आसान ही पूछा जा रहा, मुश्किल तो कम पूछा जा रहा है, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई एफ ब्लॉक एलिमेंट की। उसके बाद जिस तरीके से मैंने कहा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट ये टेंडेंसी शो करते हैं, इसी तरीके से एफ ब्लॉक में भी क्या क्या टेंडेंसी होती है, माने डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं सॉरी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैव, एफ ब्लॉक एलिमेंट हैव क्या हैव टेंडेंसी टू शो। देखिए स्पीड थोड़ा सा हाई रखे हुए हैं कि थोड़ा जल्दी हो जाए। क्या क्या देखेंगे, सबसे पहली टेंडेंसी यहाँ भी वही हो जाएगी, ठीक है ना, कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते, पहला यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन वैसा इम्पॉर्टेंट ये नहीं है टू शो वेरिएबल वैलेंसी, जैसा कि डी ब्लॉक एलिमेंट थे। डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहे थे, उसके रीज़न और उसके ये वो सब कुछ मैंने बताया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं। कहते हैं ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, या मोस्ट कॉमन वैलेंसी क्या हो जाती है। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है एफ ब्लॉक की +3 हो जाती है। एफ ब्लॉक एलिमेंट की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, +3 हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी वेरिएबल वैलेंसी शो हो गई, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं शो करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन वाली पूछी जा चुकी है, कितनी हो जाती है, +3 हो जाती है। उसके बाद कहते हैं कि ये भी हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कलर्ड आयन या कंपाउंड है। तो यहाँ पे कहेंगे कलर किसकी वजह से हो रहा है, एफ ट्रांजिशन, माने एफ का इलेक्ट्रॉन एनर्जी, विजिबल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ पे जाएगा, एफ में जाएगा। तो एफ ट्रांजिशन, बस इतनी सी बात जानिएगा, एफ ट्रांजिशन की वजह से हो रहा है, ये हो जाएगा। उसके बाद ये भी कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे, जो अभी हमने कहा था डी ब्लॉक के लिए कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो शर्तें थी उसको खूब फुलफिल कर रहा था डी ब्लॉक, इसलिए वो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। एफ ब्लॉक वाले भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन इनके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डी ब्लॉक से कम होती है। इसीलिए आप देखोगे जो भी कॉम्प्लेक्स आपने देखा वो कहते हैं कहाँ के मिले थे, एफ ब्लॉक के नहीं बल्कि किसके मिले थे, डी ब्लॉक के मिले थे। हालांकि कहते हैं एफ ब्लॉक में भी ये टेंडेंसी होती है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना ले, लेकिन इनके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम होती है। चलिए ये बातें हो जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखें तो ये जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में यूरेनियम 92 के बाद के जो एलिमेंट हैं, 92 के बाद तो पोस्ट यूरेनियम कहेंगे, है ना,
यही तो कहेंगे। उनके बाद के है या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट है, ये सब की सब क्या है, रेडियो एक्टिव हैं, और ये जो है मैन मेड हैं, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए गए हैं, ठीक है ना। ये नेचर में ऐसे आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए, ये सब छोटी छोटी बातें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि जो लैंथेनाइड हैं, लैंथेनाइड को सेपरेट कैसे कर पाएंगे, आयन एक्सचेंज मेथड से। लैंथेनाइड कैन बी सेपरेटेड, लैंथेनाइड कैन बी सेपरेटेड बाय आयन एक्सचेंज मेथड। फिर उसके ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लैंथेनाइड में देखिए जो 14 एलिमेंट है, कहते हैं इनको कैसे सेपरेट करेंगे, आयन एक्सचेंज मेथड। चलिए ये थोड़ी सी बात कर दें। लैंथेनाइड कैन बी सेपरेटेड, ये क्या कर रहे हैं, लैंथेनाइड कैन बी सेपरेटेड बाय आयन एक्सचेंज मेथड। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये तो एक क्वेश्चन बन गया, आयन एक्सचेंज मेथड से सेपरेट किए जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से कहते हैं कि आयन एक्सचेंज मेथड किस पे बेस्ड है, ये आयन एक्सचेंज मेथड किस पे बेस्ड है, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। कहते हैं ये बेस्ड होती है ऑन साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। हाइड्रेटेड आयन क्या होता है, पढ़ेंगे हाइड्रेशन में। हाइड्रेटेड आयन माने एसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाता है, तो अब उसके बाद जो बनता है जो आयन, उसको कहते हैं हाइड्रेटेड आयन। पूरा ही इसी नेक्स्ट माने कल पीरियड में, कल या परसों आ जाएगा, हाइड्रेटेड की बातें पूरी आ जाएंगी। तो पहली बात तो कह रहे हैं इस पे बेस्ड है। लैंथेनाइड का सेपरेशन आयन एक्सचेंज मेथड से करते हैं। आयन एक्सचेंज मेथड किस पे बेस्ड हो जाती है, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन पे बेस्ड हो जाती हैं, ठीक है। ये तो उसके बाद कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कलर बनाया, लेकिन कलर किसकी वजह से हुआ, एफ ट्रांजिशन की वजह से हुआ, तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। और जो एफ ब्लॉक या डी ब्लॉक के अलावा कुछ कलर हो जाते हैं जैसे हैलोजन वगैरह, तो उसकी बात जब हैलोजन में हम पढ़ते हैं तब बताएंगे, होमो है ना, और लोगों की बातें आएंगी तो उसमें आ जाएगा। बहरहाल या डी और एफ ब्लॉक हो गया। उसके अलावा आपने क्या किया, पूरा डिटर्मिनेशन कर लिया किसके, हाँ पूरा डिटर्मिनेशन कर लिया, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक ऐसे कैसे, हाँ